चलो देखो बेटा सामने हम लोग टॉपिक कर रहे थे कॉस्ट शीट। इसमें आपने प्रोजेक्टेड कॉस्ट के बारे में लिखा था। अब आज देखिए आगे। चलिए लिखिए आगे कंसेप्ट नंबर 11 12। सब लोग हेडिंग बनाओ। कंसेप्ट नंबर 12। इसका नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ sentences in the question of cost sheet। पहला, when direct material cost, direct labor cost and direct cost is given, then direct cost equals to direct cost। Second point, when direct material direct labor, when direct material direct labor and direct expenses are given, then direct cost equals to direct cost equals to direct material cost direct labor cost direct expenses। थर्ड पॉइंट लिखिए,
different cases related to semi-variable overhead. Different cases related to semi-variable overhead. पहला केस लिखिए। केस 1, केस 1 में लिखिए सेमी वेरिएबल ओवरहेड per annum at 75% capacity it's 60,000. Semi-variable overhead will increase of every 5% of capacity utilization or any part thereof. एक तरफ लिखेंगे कैपेसिटी लेवल, एक तरफ लिखेंगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड पर एनम। 75% पे 60,000, 80% पे 60,000 प्लस 4,000 और 90% पे हो जाएगा 60,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 86% पे 60,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 76% पे 60,000 प्लस 4,000 64,000। इसी के नीचे लिखिए केस 2 सेमी वेरिएबल overhead per annum
at 75% capacity, it's 60,000. Semi-variable overhead will increase by 4,000 per annum for increase of every 5% of capacity utilization. तो एक तरफ लिखेंगे कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन, और एक तरफ लिखेंगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड। %75 पे 60,000, 80% पे 60,000 plus 4,000, that is 64,000, 90% पे 60 plus 4 plus 4 plus 4,000, %86 पे 60,000, 4,000, 4,000 plus 800. पॉइंट 4 लिखिए। Separation of fixed cost and variable cost. Different cases. Case 1. If production overhead 75% fixed, 1,50,000, then variable cost production overhead 37,500, fixed production overhead 11,200 and 1,12,500. If production overhead fixed variable production overhead fixed production overhead
1,50,000. Point number 5. If it is given in question that direct material for product B is twice as much as direct labor of direct material of product A, product A, हाँ, raw material ten thousand and 1,000 into 1, 2,000 into 2. If 1,000 unit of A and 2,000 unit of B are produced, हम्म हम्म 2 होगा बेटा, अच्छा 4 आएगा. चलो आगे लिखो नेक्स्ट. If it is given in question that direct material cost of product B is twice as much as direct material cost for product A.
हो गया? चलो अब एक एक मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, फिर अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। देखिए स्क्रीन पे। देखो अब ये क्या है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 12 में बहुत सारे पॉइंट लिखे। क्वेश्चन में ये सब लिखा हुआ मिलेगा आपको और हमको समझना होगा किस चीज़ का क्या मतलब है। तो अब एक एक करके सुनो। सबसे पहले चलो बताओ कॉस्ट शीट कैसे कैसे बनती है। पहले लिखोगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट, या प्राइम कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है, खूब ध्यान से सुनना ये सब बातें। देखो आप जब क्वेश्चन करोगे तो लिखा होगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अलग से दिया होगा, फिर लिखा होगा डायरेक्ट कॉस्ट। अब आपसे कहेगा डायरेक्ट कॉस्ट बताओ, तो जब डायरेक्ट कॉस्ट दी है तो यही डायरेक्ट कॉस्ट है। हम लोग अपने मन से सोच लेते हैं कि ये मटेरियल है, ये लेबर है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ये एक्सपेंस नहीं है। क्या वर्ड यूज किया है? डायरेक्ट कॉस्ट। जब कॉस्ट यूज किया है तो वही डायरेक्ट कॉस्ट है, उसमें अलग से ना मटेरियल जोड़ना ना लेबर जोड़ना। बोलो समझ में? ठीक है। अब दूसरा, लेकिन अगर ऐसे दिया होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया होगा, तब मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस को जोड़ के मिलेगी डायरेक्ट कॉस्ट। समझा है? छोटा सा इधर उधर करता है पूरा क्वेश्चन हम लोग का गलत हो जाता है। तो एक तो आपको इस पे ध्यान देना है, जब डायरेक्ट कॉस्ट दिया है तो इसका मतलब वही डायरेक्ट कॉस्ट है। जब डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है तो फिर हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। दूसरा, अब देखो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस क्या होता है बेटा? पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल। तो उसमें अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके लिखता है चीजों को, वो मैं समझाता हूं कैसे कैसे। जैसे देखो कभी ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। कहेगा सेमी वेरिएबल ओवरहेड पर एनम इज 70 एट 75% कैपेसिटी इज 60,000। 75% कैपेसिटी पे कितना है? 60,000 है। अब ऐसे लिखा होगा सेमी वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज फॉर एवरी 5% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अच्छा ये भी पढ़ लो। सेमी वेरिएबल ओवरहेड पर एनम इज 75% कैपेसिटी इज 60,000। सेमी वेरिएबल ओवरहेड एट 75% कैपेसिटी इज 60,000। फिर आगे देखो, सेमी वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज फॉर एवरी 5%। सेमी वेरिएबल ओवरहेड इंक्रीज 4,000 फॉर एवरी 5%। अब यहां लिखा है ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अब यहां लिखा है और एनी पार्ट देयर ऑफ, और यहां और एनी पार्ट देयर ऑफ मिसिंग है। केस 1 केस 2 दोनों एक ही हैं। पहले में क्या लिखा है? और एनी पार्ट देयर ऑफ, और दूसरे में और एनी पार्ट देयर ऑफ मिसिंग है। दोनों में फर्क कितना है? अब इसका मतलब क्या है वो बताने चल रहा हूं। तो अब देखो क्या मतलब हुआ, स्क्रीन पे देखिए क्या मतलब हुआ। आपसे क्वेश्चन में कहा गया बेटा कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड 75% कैपेसिटी पे है 60,000। कितना है? तो इसका मतलब जब हम 75% कैपेसिटी पे काम करेंगे, जब हम लोग 75% कैपेसिटी पे काम करेंगे बेटा, तो ये कितने का खर्चा आएगा? 60,000 का आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? अच्छा मान लो क्वेश्चन में कहता है कि हम 80% पे काम कर रहे हैं। कितने पे? तो ऊपर सवाल में क्या लिखा है? सेमी वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा कितने से? फॉर एवरी 5% कैपेसिटी। अगर 5% से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाओगे तो विल इंक्रीज, यहां पे लिखना था बेटा बाई 4,000, नीचे लिखा है यहां रह गया। सेमी वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज, कहीं एडजस्ट कर लो, बाई 4,000, बाई 4,000 फॉर एवरी ठीक है। अब बताओ 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे तो खर्चा आ रहा था 60,000 का, 80 पे आ गए तो 5% से कैपेसिटी बढ़ाई, हर 5% पे कितना बढ़ जाता है? 4,000, तो कितना हो जाएगा? 64,000। फिर देखो 90 कर दिया, तो देखो 90 में क्या होगा? 75% पे जब काम कर रहे थे तो 60,000 आ रहा होगा,
फिर 5% पे आएंगे तो 4000, फिर बेटा 5% बढ़ाओगे फिर 4000, फिर 5% बढ़ाओगे फिर 4000, तो यहाँ खर्चा कितने का आएगा? 72,000 का। बोलो समझ में आ रहा है? फिर देखो दोबारा से, अगर मान लो हम 86% पे काम करने लगे, अब ध्यान से सुनना, 86% पे, तो देखो 75% का 60,000 आएगा, फिर 5% का बेटा 4000 आएगा, फिर 5% का 4000 आएगा, तो 75, 5 80 और 5 85 पे हम लोग पहुंच गए। अब आगे देखो यहाँ पे, अब प्लस है हम लोग के पास, अब इसके बाद 1% बढ़ा ना, अब कितना बढ़ गया? 1% बढ़ा, तो 1% बढ़ा तो भी यहाँ पे ऐड कितना होगा? 4000, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? सेमी वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाई 4000, सेमी वेरिएबल ओवरहेड बढ़ जाएगा कितने से? 4000 से, फॉर एवरी 5% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर आप अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा देते हो कितने से? 5% से, और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ, या 5% का कोई पार्ट, तो मतलब जरा सा भी बढ़ेगा तो खर्चा कितने से बढ़ जाएगा? 4000 से बढ़ जाएगा। समझ आए? तो ये देखो 4000 आया। अब यहाँ देखो 76% पे निकालना हुआ, कैसे करोगे? तो 75 पे तो अपना कितना लग रहा था? 60,000, और 1% और लगेगा तो उसका भी कितना लगेगा? 4000। समझ आए? अब ये देखो दूसरे वाले में ये गायब है, पार्ट देयर ऑफ गायब है। अब पढ़ो इसमें क्या लिखा है? सेमी वेरिएबल ओवरहेड इज 75% कैपेसिटी इज 60,000 विल इंक्रीज बाई 4,000 पर एनम फॉर इंक्रीज ऑफ 5% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब यहाँ देखो कैसे कैसे करोगे बेटा। अब ऐसे, अगर हम 75% पे हैं तो खर्चा आ रहा है 60,000 का। अगर हम 80 पे आ गए तो 80 पे अगर हम आ गए बेटा, तो 80 का मतलब कितना हुआ? 75% प्लस 5%, बोलिए, तो 60 और 4 कितना हो गया? 64। हम 90 पे आ गए, लगाओ दिमाग। 75% का 60,000, 75 में फिर 5 जोड़ा तो 80, 4000, फिर 5 जोड़ा बेटा 85, फिर 5 जोड़ा तो 90, 72। और यहाँ देखो 86 है, अब दिमाग लगाओ, 75 प्लस 5 प्लस 5, तो 75 का 60, 5 का 4 और इस 5 का 4, है ना? अब बताओ कितना बचा? 1% बचा ना। अब 1% का ऐसे निकलेगा। अब हम कहेंगे बेटा कि 4000 का खर्चा लगता है जब हम 5% से कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो 1% का कितना? तो वो आएगा 800 रुपये। खाली कुछ वर्ड चेंज कर देने से कितना फर्क पड़ जाता है। जब लिखा होगा एनी पार्ट देयर ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ? चाहे 5% बढ़े चाहे थोड़ा सा बढ़े, तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा? 4000 से ही बढ़ेगा। और जब ऐसे लिखा है, अब पार्ट देयर ऑफ नहीं है, तो जिस रेशियो में बढ़ेगा खर्चा उसी रेशियो में वो भी बढ़ेगा। 5% का 4000 है, 1% का 800 निकला, 2% का कुछ और, 10% का कुछ और, एंड सो ऑन। समझ आए? अभी जब क्वेश्चन करोगे तो इसी सब पॉइंट लिख लिख के वो फंसाता है, तो मैंने कहा पहले ही आप लोग को इसको एक्सप्लेन कर दूं तो इजी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब ये देखो बेटा, तो देखो मैंने क्या क्या लिखवाया है। डायरेक्ट कॉस्ट पे आपको 2 पॉइंट बताए, फिर सेमी वेरिएबल पे 2 पॉइंट। अब आइए फिक्स्ड कॉस्ट पे कुछ पॉइंट क्वेश्चन में लिखा होगा। क्या क्या? देखो ऐसे लिखा होगा, कभी कभी क्वेश्चन करोगे तो ऐसे लिखा होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड 75% फिक्स्ड है 1,50,000 का। अब बताओ पहले इसको पढ़ के क्या तुम लोग की समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड का जो फिक्स्ड पार्ट है वो इसका 75% है या यही 75% है? हाँ बेटा, यही क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड है कितना? 1,50,000। और ये कौन सा पार्ट है? ये इसका जो 75% है वो क्या है? फिक्स्ड है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसी में वेरिएबल भी है, इसी में। और इसका जो 75% है वो क्या है? तो जो बाकी का 25% होगा वो क्या होगा? वेरिएबल। तो ये देखो इसी सब में गलत करोगे, इसलिए ध्यान से सुनना। तो अगर मैं 1,50,000 का 75% निकालूं तो ये आ गया 1,12,500।
अगर हम 1,50,000 का 75% निकालें तो आ गया 1,12,500। जो बच गया वो दूसरा वाला हो गया। अब यहीं पे देखो बेटा, अगर ये ऐसे लिखा हो, सब बच्चे देखिए, लिखा है इफ प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड 1,50,000, तो इसका मतलब ये 75% कितना है, 1,50,000 है। समझ में आ रहा है? पिछले में क्या दिया था, प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल कितना है, 1,50,000, उसका 75% क्या है, फिक्स्ड है। अभी क्या लिखा है, अभी लिख रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड का जो फिक्स्ड वाला पार्ट है वो कितना है, 1,50,000, और ये किसके बराबर है, 75% के। और हमसे कहता है फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग कर लो। तो बेटा मैंने आपको बताया, अब हम ऐसे करेंगे कि अगर 75% 1,50,000 है तो 100% ये निकल के आ गया, उसमें से फिक्स वाला हटा दो तो जो बचेगा वो कौन सा होगा, वेरिएबल हो जाए। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ 2 पॉइंट और फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, कभी कभी ऐसे लिखा होगा कि प्रोडक्ट ए की 1000 यूनिट बनाई गई, प्रोडक्ट बी की 2000 यूनिट बनाई गई। ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट ए की 1000, प्रोडक्ट बी की 2000 यूनिट बनाई गई। अब ऐसे कहेगा कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट बी इज ट्वाइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऑफ प्रोडक्ट ए। पहले बताओ, प्रोडक्ट ए कितना बनाया गया, 1000 यूनिट, बी कितना बनाया गया, 2000 यूनिट। ठीक है, अब हमसे कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल फॉर प्रोडक्ट बी इज ट्वाइस एज मच डायरेक्ट मटेरियल ऑफ प्रोडक्ट ए। देखा है? अब ध्यान से सुनना, अब आपके दिमाग में डाउट आता है कि ये जो कह रहा है कि बी का डबल है ए से, ये पर यूनिट है या टोटल है? बोलो। ठीक है, ये दूसरा पढ़ो तो और कंफ्यूज हो गए। लो अब देखो, if it is given in question that direct material cost of product B is twice as much direct material cost of product A। एक बार पढ़ोगे, ध्यान नहीं दोगे तो दोनों एक ही जैसे लगेगा। खुद से एक बार पढ़ लो, आंसर मत देखना उसमें, ठीक है? पहले पढ़ के देखो, दोनों एक बार पढ़ लो, कोई फर्क नजर आ रहा है? हम्म, ठीक है। अब 2 मिनट मेरी बात सुनो, देखो इधर, यहां लिखा है डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल। तो इसका मतलब ये टोटल की बात कर रहा है। किसकी बात? तो ये टोटल की बात है। और जब लिखेगा डायरेक्ट मटेरियल तो इसका मतलब ये पर यूनिट की बात कर रहा है। समझ आए? जब बोलेगा डायरेक्ट, अरे कॉस्ट कब आती है, जब सारी कॉस्ट निकाल लेते हो तब आती है ना। तो जब देखो, खाली एक वर्ड गायब कर देगा, पूरा क्वेश्चन का सेंस चेंज हो जाता है। जब लिखेगा डायरेक्ट मटेरियल तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, पर यूनिट की। अब ये देखो, ये वाला समझ भी लो, कॉपी में तो लिखा ही हुआ है। ये कह रहे हैं अगर बी में ए का डबल मटेरियल लगता है, तो अगर ए में 1 यूनिट लगता है तो बी में कितना लगता है, 2। तो ए बनाया हमने 1000 किलो, तो 1000 किलो इंटू 1, 1000 किलो का यहाँ लगा होगा, लेकिन इसमें कितना लगा होगा, 4000 किलो का। तो मटेरियल हमें कितनी जरूरत पड़ी होगी, 5000 किलो की। समझ आया? मतलब इसको हम डायरेक्ट नहीं बांट सकते इसको, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बांट सकते हैं। जब लिखा होगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तो इसका मतलब टोटल की बात कर रहा है, और जब लिखेगा डायरेक्ट मटेरियल तो इसका मतलब पर यूनिट की बात कर रहा है। बोलो, समझ में? ठीक है, चलो। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ, इसको ध्यान में रखोगे। अब आइए हम लोग करने चले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11।
ये बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूरी क्लास में यही चले। 3 होमवर्क लिखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5, 19 और 7, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 19, और एक 15 भी। ठीक है, अब इधर देखो, ये जो 11 नंबर है ये तो बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है जितने अपने पास हैं। ये एकदम इजी इजी हैं, तो मैं आज का जो मेरा टारगेट है पहले हम ये करेंगे, फिर इसमें से अगर नंबर लग पाए तो ठीक, नहीं तो ये एकदम आसान है। मैं ठीक है आपको शेयर कर दूंगा आंसर, तो खुद भी कर लोगे, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं। फॉर्मेट बनाओ, लिखते चले जाओ, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू करने जा रहे हैं, तो सब लोग पूरे फोकस के साथ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा। आइए, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए पढ़ो। उल्टा बेटा, हमेशा क्वेश्चन रिवर्स रीडिंग करनी है। कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को ही बोलते हैं कॉस्ट शीट, तो हमें कॉस्ट शीट बनानी है। अच्छा, और कह रहे हैं एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए प्रॉफिट और निकालना है, कॉस्ट शीट बनानी है। तो इधर देखो बेटा, डायरेक्ट मटेरियल से जब हम लोग शुरू करते हैं और आखिरी में टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो टोटल सेल में से, सब लोग स्क्रीन पे देखो, टोटल सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हो तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। तो हम लोग ऐसे काम करेंगे। अब ये कह रहा है इफ सेल एंड आउटपुट आर एक्सपेक्टेड इंक्रीज्ड बाई 1000 यूनिट एंड बाई 50%। चलो बताओ क्या बनाना है क्वेश्चन में? कॉस्ट शीट है ना। जब वो लिखेगा कॉस्ट शीट तो आप भी आंसर में लिखना कॉस्ट शीट, जब लिखेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तो उसी को हम भी नाम चेंज करके क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट, है एक ही चीज। अच्छा, किस बात की बनानी है बताओ? करंट ईयर की या नेक्स्ट ईयर की? अच्छा, नेक्स्ट ईयर में क्या है, कहते हैं अगर आउटपुट बढ़ जाएगा कितने से, 1000 यूनिट से एक बार और 50% से दोबारा, तो मतलब मुझसे ये कॉस्ट शीट 2 बार बनाने को बोल रहा है। बोलो समझ में? अच्छा, तुरंत अपने दिमाग में फॉर्मेट सोच लो। अब ऐसे करेंगे, देखो मेरी तरफ, मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, एक बार 1000 यूनिट बढ़ाऊंगा और एक बार 50% बढ़ाऊंगा, तो एक साथ ही निकल के आता चला जाएगा। कौन बार बार करेगा? समझ आए? ऐसे करके रिवर्स रीडिंग करोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे काम करना है। बोलो यहां तक ठीक है? अच्छा, अब सुनो बेटा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अब इन्होंने लिखा है कि आउटपुट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 1000, 50%। तो अब इसका मतलब इस साल जितने का आउटपुट हो रहा होगा उससे 1000 ज्यादा बढ़ जाए और 50% और बढ़ जाए, तो उसके बारे में हमें बनाना है। तो चलिए यहां पे लिखिए आप भी, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर। छोटा छोटा लिखना, पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। दो बार करना है तो दोनों बार का एक साथ ही बना लिया। अच्छा बेटा, अब और समझते हैं जरा। उसने तो लिख दिया है कि जब प्रोडक्शन बढ़ जाए 1000 यूनिट, जब प्रोडक्शन बढ़ जाए 50% से, लेकिन हम समझते हैं जरा, 1000 यूनिट और 50%, चलो सब बच्चे देखिए स्क्रीन पे। अब आओ देखते हैं करंट ईयर कितना प्रोडक्शन हुआ।
तो तभी हम समझ पाएंगे कि अगले साल कैसे कैसे होगा। आओ शुरू से पढ़ रहा हूँ, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करना, आराम से पढ़ना क्वेश्चन। जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछते हुए, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। पढ़ो क्या लिखा है। लिखता है बेटा, एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एबीसी लिमिटेड ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी, क्या कहते हैं, अगर 33% पे 33% पर, इसका मतलब क्या हुआ, 33:1/3। तो अगर सॉल्व करोगे मैथमेटिकली 99 + 1 100/3, तो ये कितना है 33.33। समझ आए। और इसको और आसान करके 1/3, तो कभी भी ये लिखा हो तो इसका मतलब 1/3, और कभी लिखा हो 66:2/3 तो इसका मतलब 2/3। आया समझ में। तो अब ये क्या लिख रहा है, कह रहा है अगर कंपनी 33% पे काम करती है तो 9000 यूनिट बनाती है, और 9000 बेच लेते हैं, 10,000 बनाते हैं, तो मतलब 1000 का क्लोजिंग स्टॉक रहता है, और मटेरियल इतने का लग जाता है। अगर 50% बनाते हैं तो सेल करते हैं 15 की, और पूरा 15 बनाते हैं, मतलब जितना बनाते हैं सारा बिक जाता है, और मटेरियल इतने का लगता है। लेकिन बेटा इससे भी अभी मेरा पर्पस नहीं सॉल्व हुआ। मुझसे यहाँ क्या लिखा है, लास्ट ईयर जितनी यूनिट बनाई थी अगर उससे 1000 यूनिट ज़्यादा बनाए तब, और 50% ज़्यादा बनाए तब, कॉस्ट शीट बना के बताओ। तो ये लास्ट ईयर की बात थोड़े ना हुई, ये तो एक आंकड़ा दिया है ना मुझे, ठीक है। अब आगे पढ़ो। अब कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, बेटा ये सब ना, ये सब ऐसे दिया है, ये वाला 33% पे है और ये वाला 50% पे, ठीक है। टेबल कंटिन्यूड है आगे। डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब याद करो, फटाफट बताओ, मेरी तरफ देखो। वेरिएबल एक्सपेंस क्या होता है, जो पर यूनिट, जैसे यहां कैसे पहचानोगे, वेरिएबल वो है जो पर यूनिट फिक्स होगा। तो हम ऐसे करेंगे, अभी कुछ करने मत लगना, बता रहा हूं। जैसे मान लो मटेरियल पहचानना है, तो पहले 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 यूनिट का आएगा। अगर सेम है तो ये कैसा हुआ, वेरिएबल। समझ आया ना। तो मतलब नाम पे कतई नहीं जाना है, क्योंकि 2 बार का खर्चा दिया है। मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से पढ़ाना शुरू किया है, जब 2 कैपेसिटी या 2 पीरियड का खर्चा दिया हो तो नाम पे कतई नहीं जाना है, निकाल के देखना है। पर यूनिट निकाल के देखो, अगर फिक्स है, पर यूनिट फिक्स है तो वेरिएबल हुआ, टोटल में फिक्स है तो कैसा हो गया, फिक्स्ड हो गया। और न फिक्स है न वेरिएबल है तो सेमी वेरिएबल। चलो फिलहाल इतने से कुछ हो नहीं रहा, आगे पढ़ो क्या लिखा है। अब इससे सवाल शुरू नहीं हो पा रहा है। वेरिएबल लेबर कॉस्ट इज 50% हायर फॉर द एक्टिविटी एक्सेस 19,000। बेटा इससे भी मेरा काम नहीं बन पा रहा है, अब मेरा काम यहां से बन रहा है। ये देखो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड वर सोल्ड, जितना माल बनाया सब बेच डाला। और कितने में, 40 रुपए में बेचा, और सेल कितने की करी, 7 लाख। मुझको बताओ, 7,20,000 की सेल करी, 40 रुपए की 1 यूनिट बिक रही थी, तो इसका मतलब बनाया कितना, 18,000। तो अगर 1,000 बढ़ेगा तो एक बार 19,000 का बजट बनेगा, बोलो। और 50% बढ़ेगा तो 27,000 का बढ़ेगा, क्योंकि 18,000 का आधा कितना हुआ, 9,000। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये देखो ये वाली लाइन, क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर इफ आउटपुट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 1,000। तो इस साल का आउटपुट कितना मिला, 18,000। 1,000 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 19, और 50% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 27, क्योंकि 18,000 तो है ही है, 50% और बढ़ाओगे तो ये 27,000 नहीं हो जाएगा। बोलो ये समझ में है। चलो बताओ, लास्ट ईयर कितने यूनिट बनाए, 18,000। कैसे पता चला, टोटल सेल को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करने पे। अरे टोटल सेल कैसे आती होगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करने पे आती होगी। तो मुझे यूनिट चाहिए, तो इसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दें, तो वही तो किया। 7,20,000 को अगर 40 से डिवाइड करें तो इसका मतलब 18,000 यूनिट पिछले साल बनाई थी। और ये कह रहे हैं आउटपुट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 1,000। 18 बनाया था, 1,000 से बढ़ेगा तो कितना हो गया, 19,000।
और 50% से बढ़ जाएगा तब कितना होगा? 27,000। बोलो ये समझ में? ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब अभी मैं इसका वर्किंग नोट दे दूंगा आपको। अभी हम लोग नीचे वर्किंग नोट बना लेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं कितने यूनिट पे? ये वाला कितना था? 19,000 यूनिट। और यहाँ हम लोग कर रहे हैं 27,000 यूनिट्स। 19,000 यूनिट्स एंड 27,000 यूनिट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए सवाल अब आगे पढ़ते हैं। तो यूनिट मिलने से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जो वेरिएबल वाला होगा उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, निकलता चला जाएगा। चलो अब आइए बेटा, एक एक चीज पढ़ना शुरू करते हैं। फटाफट बताओ सबसे पहले। अच्छा, सब लोग पूरा 100% फोकस के साथ मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं बार बार रिपीट करता चला जाऊंगा, टाइम चला जाएगा बेटा, क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। ठीक है, अब ये देखो जरा। तो हम लोगों ने क्या क्या यूज़ कर लिया? ये वाली लाइन यूज़ हो गई, ये वाली लाइन यूज़ हो गई, और ये जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो यूज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें तो पूरा कॉस्ट शीट बनानी है। तो हमें सबसे पहले कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या लिखते हो? जल्दी से बोलो। डायरेक्ट मटेरियल कैसे आता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, प्लस अगर ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा हो तो वो भी। तो बेटा इसमें सवाल पूरा पढ़ डाला हम लोगों ने, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, सीधे दिए है डायरेक्ट मटेरियल, सीधा लिखा है ना। तो हम लोग भी क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। हेडिंग डालिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब चलो इसको निकालते हैं कि ये फिक्स है कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है, क्या चीज़ है इसमें। तो नीचे आइए, वर्किंग नोट बनाइए। एक पेज में हो जाएगा बेटा, अपने हिसाब से एक पेज छोड़ दो, तुम लोग की कॉपी में जितना भी होता होगा एक पेज, पूरा एक पेज इसमें लगेगा। तो एक पेज छोड़ दिया। अब आ जाइए नीचे वर्किंग नोट पे, लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, पहले यही निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लास्ट ईयर। तो टोटल सेल लास्ट ईयर की निकली 7,20,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 रुपए का था। तो यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जो बनाया सब बेच दिया, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो 7,20,000 को 40 रुपए से डिवाइड करें तो आता है 18,000 यूनिट। आगे, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर। तो ये होगा 18,000 में दो बातें आएंगी। अगर इंक्रीज बाई 1,000 तो 18,000 था, 1,000 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 19,000। इंक्रीज बाई 50%, 18,000 था, आधा बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 27,000।
डन। चलो अब आ जाओ जरा मटेरियल पे। ये एक एक चीज बेटा एग्जाम में आपको शो करनी होगी तभी नंबर मिलेंगे। अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2 में। इसमें निकलने जा रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। चलो अब सब बच्चे स्क्रीन पे देखोगे, कोई लिखेगा नहीं, सामने देखो। किस पे दी है बेटा, कितनी दी है बताओ। हम्म, ठीक, लेकिन ना हमें इस पे बनाना है ना इस पे बनाना है, हमें तो किसी और पे बनाना है ना, तो निकलना पड़ेगा। अच्छा अब ये देखो सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। अब देखो बेटा पहले पहचानेंगे मटेरियल है कैसा, जरा बताओ। हमने कितनी यूनिट बनाया था, 10,000, जब 33% पे काम कर रहे थे। 10,000 पे खर्चा आया 1,10,000 का, 4 जीरो कैंसिल कर दें तो 11 रुपए का, बोलिए। और यहाँ देखो 3 जीरो कैंसिल कर दें और डिवाइड करें तब भी 11 रुपए। तो पर यूनिट फिक्स है, तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा हुआ, वेरिएबल। समझ आए, वेरिएबल। तो यहाँ लिखिए ब्रैकेट में वेरिएबल, ये जो है वेरिएबल है, वेरिएबल। अब यहाँ लिखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 1,10,000 डिवाइडेड बाई 10,000, दैट इज ₹11 पर यूनिट। ₹11 पर यूनिट। यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब पिछली क्लास में मैंने कुछ कैपेसिटी वगैरह के बारे में, एफिशिएंसी, ये सब पढ़ाया था, मटेरियल का, लेबर का, ठीक है। तो अब वही सब आने जा रहा है, ध्यान से देखना आगे। सामने देखो स्क्रीन पे। चलो ये तो हमने मटेरियल निकाल लिया। चलो अभी आएगा तो मैं बताऊंगा बेटा, अब स्क्रीन पे देखो पहले। अभी बताओ, ये तो हमें दिया था 33% पे, 50% पे, ये सब दिया है। और इसके बाद पिछले साल का डेटा दिया है। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, जरा क्वेश्चन की लाइन देखिए। यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई ₹1 पर यूनिट। अगले साल मटेरियल का प्राइस 1 रुपए से बढ़ जाएगा। पहले हमने बेटा मटेरियल को चेक किया कि वेरिएबल है कि फिक्स है कि सेमी वेरिएबल है। जब मिल गया तो अब देखेंगे अगले साल कितने चेंजेस आ रहे हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करके तब कॉस्ट शीट बनाओगे ना। तो लिखा है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 1 पर यूनिट। तो बताओ अभी कितना निकाल, 11 रुपए, तो 1 रुपए बढ़ के कितना हो जाएगा, 12 रुपए। और सुनो यही खत्म नहीं हुआ, विद 5% इन एफिशिएंसी वेस्टिंग अलाउंस। 5% क्या हो गया, इन एफिशिएंसी। अब पिछली क्लास में पढ़ाया था एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल का क्या मतलब होता है, इन एफिशिएंसी का ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था जिस चीज में जितना मटेरियल लगना चाहिए अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इन एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो मटेरियल का दाम बढ़ गया, दूसरा जितना लगना चाहिए था हमने उससे ज्यादा लगाया, यही तो मतलब हुआ ना। तो अब यहां नीचे हम लोग लिखेंगे, लिखिए इसी के नीचे रिवाइज्ड, रिवाइज्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ₹11 प्लस ₹1 प्लस ₹1। और ये देखो यहाँ लिखवाया था अगर मटेरियल इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, 100 में 100 जोड़ के दिखाएंगे, और डिक्रीज होगी तो 100 में से 100 माइनस करके दिखाएंगे। और मैंने बताया था प्रैक्टिकली डिक्रीज नहीं होती, तो यहाँ इंक्रीज हो रही है
तो अब हम कहेंगे जहां पहले 100 का मटेरियल लगता था वहां अब लगेगा 105 का, तो मल्टीप्लाइड बाई 105%, तो ये आ गया 12 रुपये 60 पैसे पर यूनिट। एक तो मटेरियल का दाम बढ़ गया, 11 रुपए से 12 रुपए हो गया, और जितना लगना चाहिए था हम उससे 5% ज़्यादा लगा रहे हैं, तो पर यूनिट हमारा कॉस्ट बढ़ के हो गया 12 रुपये 60 पैसे। ये क्या है? ये है चेंज इन प्राइस, और ये है चेंज इन एफिशिएंसी। अब यहाँ आ जाओ अपनी मेन कॉस्ट शीट में। अब यहाँ लिखेंगे 12 रुपये 60 पैसे का मटेरियल लग रहा है, हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको एक बार 19,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 19,000 का, तो ये आ गया मेरे पास 12.6279400 340200 279 किसका? 19,000 का कितना? 239,400, और इसका 3,40,200, ये वाला सही है। चलिए आगे नेक्स्ट। चलो अब बेटा ढूंढेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बारे में। आइए नीचे बनाइए वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। चलो अब देखिए लेबर के बारे में। सब बच्चे सामने देखो, ये बताओ मुझे, ध्यान से सुनिएगा, बताओ जब 33% से काम कर रहे थे तो कितनी यूनिट बनाई? 10,000। 10,000 को अगर 1,80,000 से डिवाइड करें बेटा तो 4 जीरो कैंसिल होंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है? 18 रुपये पर यूनिट। और यहाँ देखो अगर 15,000 से हम इसको डिवाइड करें तो 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 15 से 230 को डिवाइड करने पे 18 नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब पर यूनिट फिक्स नहीं है तो वेरिएबल नहीं है, और ये बराबर नहीं दिख रहा है इसलिए फिक्स भी नहीं है, तो कैसा है? सेमी वेरिएबल। समझ आए? ये है सेमी वेरिएबल। अब यहां लिखो सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, तो अब ढूंढेंगे, मैंने इसका फॉर्मूला आपको डेरिवेट करके दिखाया था, तो अब यहां लिखेंगे वेरिएबल पार्ट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन यूनिट। तो चेंज कितना आया क्वांटिटी में? मटेरियल हम लोग कर चुके हैं, यहाँ 230 में से माइनस कर दो 180, 230 में से माइनस किया 180 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे यूनिट से यूनिट डिवाइड कर दो, 15,000 माइनस 10,000,
ये बेटा ये अब ये आ गया, न्यूमरेटर में आ गया 50 और डिनोमिनेटर में 5, तो ये निकल के आ गया 10 रुपीज पर यूनिट। और अब अगर इसका निकालेंगे फिक्स्ड पार्ट ऑफ सेमी वेरिएबल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो किसी भी एक से निकाल लो। तो हम यहां से निकाल लेते हैं, 2,30,000 की कॉस्ट आ रही है और 2,30,000 में हम लोग 15,000 यूनिट बना रहे थे। अब एक यूनिट पे लग रहा था 10 रुपए का, तो ये आ गया 80,000। तो ये अलग अलग हो गया, फिक्स्ड का कितना, वेरिएबल का कितना। ठीक है, अब ये तो बेटा आ गई हमारी। अब लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस पढ़िए और निकालते हैं। रिवाइज्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएबल पार्ट, और फिर निकालेंगे रिवाइज्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का फिक्स्ड पार्ट। अभी तो हम पहचान पाए कि ये है क्या, फिक्स है कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल। अब नेक्स्ट ईयर ये कैसा रिस्पॉन्ड करेगी वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। देखिए यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, पूछ लो। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब चलो यहां दिमाग लगाओ, 2 मिनट रुक के स्थिरता से, जब हम ये कर लें उसके बाद करना है। लेबर वाला बेस्ट पॉइंट है इसका, ठीक है? अब जो पढ़ने जा रहा हूं वो बेस्ट पॉइंट है, आओ पढ़ो। देखना मैंने क्या क्या यूज कर लिया था, ये यूज हो गया है तो इसको हटा दो। अब यहां से पढ़ो वेजेस वाला। डायरेक्ट वेजेस रेट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 12.5%, ये है 12:1/2, मतलब 12.5%। तो डायरेक्ट वेजेस हम का जो रेट है बेटा वो कितने से बढ़ जाएगा, 12.5% से बढ़ जाएगा, 12.5% से बढ़ जाएगा। अच्छा, आगे क्या लिखा है, विद 25% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल लेबर इनपुट, और फिर लिखा है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एंड, अच्छा ये तो प्रोडक्शन ओवरहेड की बात है, छोड़ो। तो यहां समझते हैं एक बार और। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्ट वेजेस रेट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 12.5%। डायरेक्ट वेजेस का जो रेट है वो कितने से बढ़ जाएगा बेटा, 12.5% से बढ़ जाएगा। अच्छा, अब और क्या लिखा है, विद 25% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल लेबर इनपुट, ठीक है, वेरिएबल लेबर इनपुट। अब ध्यान से सुन के उसके बाद तब काम करेंगे। बताओ मुझे, वेरिएबल इसका डायरेक्ट लेबर का फिक्स्ड पार्ट कितना है, 80,000 है। वेरिएबल पार्ट कितना था पर यूनिट, 10 रुपए था। हम लिख लें उसके बाद आराम से लिखना, ठीक है? अब देखो वो क्या कह रहा है, कह रहा है, ये लाइन देखो, डायरेक्ट वेजेस रेट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 12.5%। कह रहे हैं डायरेक्ट वेजेस का जो रेट है वो बढ़ जाएगा कितने से, 12.5% से बढ़ जाएगा, ठीक है? विद 25% इंक्रीज्ड इन प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल लेबर इनपुट, ये लिखा है बेटा। तो डायरेक्ट वेजेस का रेट 12.5% से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 100 था तो ये हो जाएगा 100 प्लस 12.5%, मतलब 112% हो जाएगा।
पहले अगर 100 था तो अभी कितना हो जाएगा? 112.5 हो जाएगा। हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। तो हमने ये लिखा। अच्छा, और विद, अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझको सब लोग एक बात बताइए, ये जो लाइन लिखी है जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये किसके लिए लिखा है? डायरेक्ट लेबर के दो पार्ट है ना डायरेक्ट वेजेस के, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो अपना दिमाग लगाओ, सोचो ये किसके लिए लिखा है? फिक्स के लिए कि वेरिएबल के लिए कि दोनों के लिए? किसके लिए? वेरिएबल के लिए लिखा है। अच्छा, और ये जो लिखा है बेटा, विद 25% इन प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल लेबर इनपुट, चलो अब इधर देखो, चलो चलो मैं बताता हूँ क्या इसका मतलब है, ध्यान से सुनना। यहाँ लिखा है डायरेक्ट वेजेस रेट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 12.5%। डायरेक्ट वेजेस का जो रेट है वो कितने से बढ़ जाएगा? 12.5% से। यहाँ तक शब्द यूज नहीं हुआ है कि फिक्स की वेरिएबल, तो ये दोनों पे जाएगा। यहाँ तक इसने ये नहीं लिखा है कि फिक्स या वेरिएबल है, ये क्या वर्ड यूज किया इसने? डायरेक्ट लेबर वेजेस। पूरी बात सुन लेना, जो दिमाग में डाउट आ रहा है अपने आप चला जाएगा, ठीक है? अब मुझे लिखने दो। देखो, तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी 12.5% बढ़ेगा, और ये अगर पहले 100% के बराबर था तो ये भी कितना बढ़ जाएगा? 12.5%। आगे बढ़ो। अब आगे लिखा है विद विद इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। क्या लिखा है? विद इंक्रीज इन। अब मुझे बताओ प्रोडक्टिविटी का मतलब। हाँ, प्रोडक्टिविटी का मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे में जितनी यूनिट बनाते थे वो क्या कर रहे हैं? मजदूर क्या कर रहे हैं? मजदूर कह रहे हैं हम 12.5% से अपना रेट बढ़ा देंगे, लेकिन हम अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा देंगे। ठीक है, अपनी एफिशिएंसी भी क्या करेंगे? वो बढ़ा देंगे। कह रहा है ऑफ वेरिएबल लेबर इनपुट ऑफ। तो आप जान रहे हो बेटा, ये जो 25% है ये वेरिएबल के लिए उसने यूज किया है, और ये जो 12.5% है वो ना फिक्स वर्ड यूज किया ना वेरिएबल। तो 12.5% दोनों पे जाएगा, लेकिन ये जो 25% है वो खाली किस पे जाएगा? एक बार और बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनो। पहले ही मैंने कहा ना, एग्जाम पूरा चैप्टर इसमें निकाल के रख दिया। अब ध्यान से सुनो फिर से। डायरेक्ट वेजेस रेट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 12.5%। अब यहीं रुक के 2 मिनट सोचो, जैसे सवाल लगाया जाता है, अपने मन से नहीं। अब ये लाइन कहीं लिखी है तो इसका क्या मतलब होगा कि डायरेक्ट वेजेस बढ़ जा रही है कितने से? 12.5% से। अब अपने दिमाग में सोचो, डायरेक्ट वेजेस तो दो है, फिक्स है और वेरिएबल है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बढ़ रही है? यहां अभी तक तो उसने कुछ कहा नहीं। बोलो बेटा। अच्छा, अब आगे बढ़ो, क्या कह रहा है? जब कुछ नहीं कहेगा तो इसका मतलब दोनों बढ़ रहे हैं। और फिर आगे क्या कहता है? विद 25% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल लेबर इनपुट। तो ये 25 स्पेसिफिकली उसने वेरिएबल के लिए बोला ना, तो प्रोडक्टिविटी का फर्क किस पे आ रहा है? केवल वेरिएबल पे। लेकिन ये जो रेट बढ़ रहे हैं वो किसके बढ़ रहे हैं? फिक्स्ड के भी और दोनों उस वेरिएबल के भी। अब अगर पिछली क्लास रिवाइज नहीं करी होगी तो फिर से उसमें टाइम लगेगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब मैंने बताया था, एक एक चीज कैसे यूज होगी वो भी आपको बताया था। यहाँ देखो, यहाँ बताया था एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब ज़्यादा एफिशिएंट है, घट रही है तो क्या हो गया? लेस एफिशिएंट हो गए। और मैंने आपको बताया था, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मैंने आपको इसको दो फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दिखाया था कि पहले 100 यूनिट बनाते थे, 100 रुपए लेते थे, 4 यूनिट बनाते थे, अब 5 बनाने लगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो रेट हमारा सस्ता हो गया।
हो गया ना सस्ता। और इसका एक शॉर्टकट यहाँ बताया था, ऐसे कर लो, ओल्ड डिवाइडेड बाई 100 प्लस इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, लिखा था। और अगर कम होगी तो ओल्ड अपॉन 100 माइनस डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो अब मैं वही चीज यहां पे करने जा रहा हूं। देखो, पहले लेबर कॉस्ट कितनी आती थी? पहले लेबर कॉस्ट कितनी आती थी? 10 रुपए की। इनकी प्रोडक्टिविटी 25% से बढ़ गई, ध्यान से सुनना। तो अभी अभी दिखाया आपको, अगर इनकी प्रोडक्टिविटी 25% से बढ़ गई तो ये लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई 100% प्लस 25%, लिखा जाएगा कि नहीं? ठीक है। तो ये, और अब ये बता रहे हैं रेट भी 12.5% से बढ़ गया, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 इंटू 12.5% से, तब ये निकल के आ जाएगी रिवाइज्ड वेजेस। और यहाँ वेरिएबल, इसमें फिक्स वाले में उसने कहीं प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करी है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ये किस बात के लिए है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसके लिए है? प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी। और उसने यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे तो निकल के आ जाएगी रिवाइज्ड। तो ये आ रहा है 9 रुपीज पर यूनिट, और ये तो 90,000 हो ही जाएगा। बताओ। हम्म। हम्म। क्या बेटा, फिर से बताओ। कंसेप्ट 10 में लिखा था, रुक जाओ मैं आ जाऊँ कंसेप्ट 10 पे पहले। ठीक है, कंसेप्ट 10 पे आ गए, अब बताओ। इसमें लिखा था अगर, हम्म हम्म ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? 5% इन एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल ज्यादा लगा कि कम? ज्यादा लगा। तो यहाँ जो हम लोगों ने ये लिखा था ना, ये एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल इंक्रीज, तो इसका मतलब मटेरियल ज्यादा लगा। और जहाँ डिक्रीज लिखा है उसका मतलब कम लगा। यहीं पे लिख लो, इसका मतलब हो गया ज्यादा। हाँ पूछो क्या? इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ये अलग से। अरे ये बताओ, सुनो, जैसे मान लो, इधर ऐसे दिमाग लगाओ अपना, सोचो। इसमें मान लो 1 किलो मटेरियल लगता था, 1 किलो मटेरियल लगता था, 10 रुपए का आता था। इधर देखो मेरी तरफ, सोचो। ये रिमोट बनाने में मान लो 1 किलो मटेरियल लगता था, 10 रुपए का आता था, तो इसको बनाने में मटेरियल कॉस्ट कितनी की आती थी? 10 रुपए की। अब बताओ, मटेरियल बढ़ के 12 रुपए हो गया, तो अगर हम 1 किलो यूज करते तो 12 होता। और क्या हुआ, गलती से हम यूज कर रहे हैं, जहां 1 किलो होना चाहिए वहां 1 किलो 5 ग्राम। तो अब क्या होगा, 1 किलो 5 ग्राम लगेगा, वो भी 12 के रेट से, तो 12.5 के ऊपर निकल गया ना कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ मटेरियल इन एफिशिएंसी, का मतलब मटेरियल ज्यादा यूज हुआ। समझे? बोलो बेटा। और दूसरा, मटेरियल की एफिशिएंसी कम हो गई, उसका मतलब मटेरियल कम यूज हुआ, जितना यूज होना चाहिए उतना यूज नहीं हुआ, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। फिर से बताएं बेटा, फॉर्मूला उल्टा हो गया। if efficiency of raw material is increased by a certain percent, or if material efficiency of raw material is decreased by a certain percent, हाँ। अच्छा,
अगर बेटा कम लग रहा है तो माइनस हो रहा है, ज्यादा लग रहा है तो प्लस हो रहा है ना ना। एफिशिएंसी बढ़ रही है तो ज्यादा लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब ज्यादा लगना है ना। अरे मटेरियल में थोड़े ना इधर देखो मेरी तरफ, ये बताओ एक शर्ट बनाने में जितना कपड़ा लगना चाहिए उतना ही तो लगेगा, कम कपड़ा लगाएगा शर्ट छोटी हो जाएगी, बोलो। तो कम तो हो ही नहीं सकता, ज्यादा लगा दिया उसने। तो हमेशा मैंने इसीलिए इस पे लिखवाया था ना, नॉट प्रैक्टिकल। किसी चीज में कम लगे तो वो उचित ही नहीं है, छूते ही नहीं, कहते हो सामान चाइनीज है ये, कोई खरीदने गए तो बहुत हल्का है तो ढंग कर लेते हैं। तो हम लोग जो कॉस्ट वाली पढ़ाई कर रहे हैं वो तो ये पढ़ रहे हैं ना, क्वालिटी हमें मेंटेन करके रखनी है। तो मटेरियल कम लगे ये तो बिल्कुल उचित ही नहीं है, ये खाली सवालों में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं। हरदम क्या लगेगा, ज्यादा। और ज्यादा लगने को क्या बोलेंगे, मटेरियल की एफिशिएंसी ज्यादा है। मटेरियल एफिशिएंसी ज्यादा मतलब मटेरियल ज्यादा लगा, मटेरियल की एफिशिएंसी कम का मतलब मटेरियल कम लगा, समझा। तो यहां लिख दिया इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब यहां पे ज्यादा लगा, और इसका मतलब हो गया कम लगा। मटेरियल ज्यादा लगा, मटेरियल कम लगा। जैसे तुम लोग चाय पीने जाते हो, चाय वाली दुकान पे लोकल क्या करते हैं, जितनी गिलास में डालते हैं उसका आधा बाहर गिराते हैं। अब ब्रांड्स वाले में देखो, बूंद कप का मेजरमेंट होता है, मशीन से उतना ही डिस्पेंस होता है जितने की जरूरत है, तो उस पर भी कंट्रोल रख के, तो क्या है वहां मटेरियल की एफिशिएंसी लेके चलते हैं। अब जो बाहर गिर रही है वो तो वेस्टेज जा रहा है ना, वो तो कप में जितना देगा पैसा उसी का ले रहा है, या तो उसमें ऐड करके पैसे ले आपसे, समझ आए। तो ये हो गया अपने पास। अब आ जाओ जरा, ये निकल गया 9 रुपए और 90,000। आओ ऊपर लिखो, वेरिएबल वाले में लिखो 9 रुपए, और यहां लिखो 90,000। ऐसे लिखेंगे बेटा। अब इसके दो पार्ट हो गए ना, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल। तो वेरिएबल वाला 9 रुपए के रेट से आ गया, फिक्स्ड वाला आया था 90,000। तो 9 को 19 से मल्टीप्लाई, 19 9 जा 171 ये हो गया, और 27 9 जा 243। बेटा वो भी बाद में, वो ओवर टाइम है, वो ओवर टाइम। इसी के नीचे एक लाइन छोड़ दो, ओवर टाइम। चलो पढ़ाई देता हूँ, इसी के नीचे लिख लो ओवर टाइम। निकाला नहीं मैंने, चाहिए बेटा ये 19 को 90 से डिवाइड करने पे कितना, 90 को 19 से 4.74, और ये वाला देखो 27,000 से 3.33। घर जाके 2 बार क्वेश्चन जरूर लगाना, और जो नहीं आएगा एक जगह लिख लेना, जो समझ में नहीं आएगा अगली क्लास में लाके पूछ लेना। चलो अब वो कहाँ लिखा है बेटा, वो वाली लाइन पढ़ाओ जरा, डायरेक्ट वेजेस वाला। ये हाँ, ये देखो, अब यहाँ आ जाओ पढ़ो। वेरिएबल लेबर कॉस्ट बिकम्स 50% हायर, कह रहा है वेरिएबल वाला खर्चा 50% ज्यादा लगेगा फॉर एक्टिविटी इन एक्सेस ऑफ 19,000। अगर 19,000 से ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या लगेगी बेटा, 50% बढ़ जाएगी, ड्यू टू नेसेसिटी फॉर ओवर टाइम, ड्यू टू नेसेसिटी फॉर। अब बताओ, तो ये जो हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं इसमें यहाँ तो यहाँ तो खाली 19,000 बढ़ी है, तो इसका मतलब यहाँ ये वाला खर्चा आएगा ही नहीं, ये तो 19,000 के ऊपर लगेगा ना। ठीक है, अब रुक जाओ, गलती जहां करोगे वहां पहुंचो।
पहले ये क्लियर हुआ कि 19,000 पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? 27,000 पे लगेगा। अब अपना दिमाग लगाओ, सोचो। अब फिर से ये लाइन पढ़ो, तब तब आते हैं कहाँ गया। अब ये फिर से पढ़ो। वेरिएबल लेबर कॉस्ट बिकम्स 50% हायर फॉर एक्टिविटी इन एक्सेस ऑफ 19,000। कह रहे हैं 19,000 से जितना ज्यादा बनाओगे उस पे 50% बढ़ेगा, सब पे नहीं। हमने 27,000 बनाया तो 19,000 27,000 में कितने का फर्क हुआ? 8,000 का। तो वो 8,000 पे बढ़ेगा। लिखा है ना, वेरिएबल कॉस्ट बिकम 50% हायर फॉर एक्टिविटी इन एक्सेस ऑफ 19,000 यूनिट। 19,000 यूनिट से जितना ज्यादा बनाओगे उस पे 50% बढ़ेगा। अच्छा बताओ, ये कौन सा बढ़ रहा है, फिक्स्ड की वेरिएबल? तो वेरिएबल बढ़ेगा तो पर यूनिट बढ़ेगा ना। अब वेरिएबल का कितना निकाला है हम लोगों ने, 1 यूनिट का, तो 9 रुपए का आधा कर दो, 4.5। तो ये देखो, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ लिखेंगे 8,000 यूनिट पे 4.5 के रेट से कितना है? 36,000। ये है कहानी। अब अगर इसको हम ऐड कर दें तो आ जाएगी डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है। ओवर टाइम कैसे निकला बेटा? 19,000 पे ओवर टाइम नहीं हो रहा है, कह रहा है 19,000 से जितनी ज़्यादा यूनिट बनाएंगे। तो जब 27 बनाएंगे तो 27 माइनस 19, 8,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाएंगे। और कह रहा है जितनी पहले कॉस्ट आती थी उसके आधे से बढ़ जाएगी। तो पहले 9 तो लिखा ही हुआ है, 4.5 से बढ़ा दिया। डन बेटा? ठीक है। तो ये आ गई डायरेक्ट कॉस्ट। और इसका जो बेस्ट पॉइंट था वो लेबर वाला था, और भी पॉइंट्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया जो पॉइंट था वो लेबर वाला था। चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ प्रोडक्शन ओवरहेड पे। प्रोडक्शन ओवरहेड पढ़िए। देखो, जो इसमें दिया था वैसे हम लोग चल रहे हैं बेटा, उसी के अकॉर्डिंग। क्या क्या? ये मटेरियल कर लिया, लेबर कर लिया, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ से भी हमने मटेरियल वाला पॉइंट कर लिया, वेजेस वाला पॉइंट भी हो गया। चलो अब इसको करते हैं, जरा स्क्रीन पे देखिए। अब बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, खूब ध्यान से देखिए। बताओ, प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ लगा 1,10,000 का। तो अगर मैं 10,000 से इसको डिवाइड करूँ तो 11 रुपए का आता है। लेकिन अगर 15,000 से 125 को डिवाइड करोगे तो 11 रुपए कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 165 होता तो आता। बोलो,
1,25,000 को 15 से डिवाइड करिए, 1,25,000 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसी भी हालत में वेरिएबल तो नहीं है, फिक्स भी नहीं है, वरना एक बराबर होता, 1,10 यहाँ है तो यहाँ भी कितना होता, 1,10 होता। तो इसका मतलब कैसा है, सेमी वेरिएबल। तो अब क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो आइए वर्किंग नोट थर्ड, फोर्थ, वर्किंग नोट नंबर फोर्थ। चलो अब इसमें लिखिए प्रोडक्शन ओवरहेड, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। चलो निकालते हैं बेटा, पहले निकालेंगे, ये है सेमी वेरिएबल, पहले निकालेंगे इसका वेरिएबल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। तो अब ये भी निकाला था, चेंज इन कॉस्ट मतलब 1,25,000 माइनस 1,10,000 डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट। तो यूनिट चेंज हुई थी 5,000 से, 15,000 माइनस 10,000, तो ये 3 रुपए का निकल के आ गया। अगर निकालें इसका फिक्स्ड पार्ट, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल पार्ट माइनस कर दो, टोटल सेमी वेरिएबल है 1,25,000 माइनस 15,000 इंटू 3, 1,25 माइनस 45, 80,000। हो गया। अब देखो इसमें जो खास बात है, हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ लगा रखा है। सब लोग लिखना बंद करके तसल्ली से मेरी बात सुना। देखो प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है ये, तो हमने चेक किया पर यूनिट सेम नहीं है, टोटल में भी सेम नहीं है, तो कैसा हुआ, सेमी वेरिएबल। तो हमने इसका फिक्स निकाल लिया और वेरिएबल निकाल लिया। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स्ड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये तो निकला नहीं है तो इसको पढ़ें ही क्यों। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 20%। फिक्स्ड वाला कितने से बढ़ जाएगा, 20% से। तो इधर देखो मेरी तरफ, कॉपी में नहीं। अब बताओ इसका मतलब वेरिएबल वाला नो चेंज, बोलो। और फिक्स्ड वाला कितने से बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 96,000। अब फिर से देखो, ध्यान से सुनना, फिक्स्ड वाले में डेप्रिसिएशन भी है, तो जो 80,000 है उसमें 20,000 का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ेगा। 80,000 में 20,000 क्या है, तो 60,000 क्या है, अदर,
तो जो बढ़ेगा वो 60,000 बढ़ेगा, न कि 80,000 बढ़ेगा। समझ में? ये है पॉइंट। अब ऐसे एरो बना के लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। ये जो 80,000 है, इसमें 20,000 का तो डेप्रिसिएशन है, 60,000 का अदर है, इसमें स्ट्रिक्टली नो चेंज। जब चेंज होगा तो यहीं अदर्स में होगा। तो इसका मतलब रिवाइज्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड ₹3, ब्रैकेट में लिखो नो चेंज, रिवाइज्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड में डेप्रिसिएशन अदर, डेप्रिसिएशन 20,000 का ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। अदर 60,000 का है और उसने लिखा है ये 20% से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 72,000। $72,000। अब यहां आ जाओ, कॉस्ट शीट में लिखो। प्रोडक्शन ओवरहेड में पहले लिखेंगे वेरिएबल, ₹3 के हिसाब से हमने पर यूनिट निकाला है, तो अभी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। और फिक्स्ड में दो हिस्से हुए, एक डेप्रिसिएशन और एक अदर। तो डेप्रिसिएशन तो 20,000 वही रहेगा, दूसरा वाला जो 60,000 था वो बढ़ के हो जाएगा 72,000। 19 3 57, 81। चलो अब आज यहीं तक कर पाएंगे। खाली एक पॉइंट अब बचा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसको चाहोगे दिमाग लगाओगे तो खुद से भी कर ले जाओगे। तो अगर हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो चलो अगली क्लास में करेंगे।